हेलो फ्रेंड्स, उषा दीप एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीमा क्षेत्र में होने वाले अधिकांश एग्ज़ाम्स के लिए गाइड बुक, क्लासरूम कोचिंग, वीडियो लेक्चर तथा ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड कराती है। वीडियो लेक्चर शुरू होने से पहले कुछ बातें आप लोगों को समझनी आवश्यक है। पहला ये कि वीडियो लेक्चर आप सुनते समय कोशिश करें कि पीडीएफ से जो भी कंसेप्ट है उसको समझें। साथ ही साथ आप पढ़ते चलें। अगर आपको साथ पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और जो वीडियो में कहा जा रहा है उससे पीडीएफ से पढ़ के और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए। याद करेंगे तो भूल जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ लेंगे। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग चूँकि सर्वेयर फील्ड से हैं तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक बार अगर समझ लेंगे तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो उसको आप अलग से नोट कर सकते हैं और बाद में आप फ़ोन करके समय लेके और उसकी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग IC 56 फायर इंश्योरेंस क्लेम्स शुरू करेंगे। IC 56 जो है ये रिकमेंडेड बुक्स है वो S02 के लिए। जो सर्वेयर्स हैं उनकी जो S02 फायर इंश्योरेंस का है उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स है IC 56। पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मुख्य काम है वो क्या है? अंडरराइटिंग ऑफ द रिस्क एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स अराइजिंग देयरटू आर द टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल सा है कि भाई जो बिजनेस है उसको अंडरराइट करना, बीमा करना और फिर अगर कोई क्लेम हो जाता है तो उसका क्लेम जो है पेमेंट करना। अंडरराइटिंग क्या है? The term underwriting is used to denote the broad principles and specific practices adopted by insurers to conduct their business along sound scientific lines to produce a reasonable profit on their operations. कह रहा अंडरराइटिंग क्या है? इसको अगर बहुत ही सिंपल समझा जाए तो इसमें जो मुख्य इसके सिद्धांत हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कुछ वैज्ञानिक तरीकों से उसको जो है, जैसे उसमें स्टैटिस्टिक्स आता है जिसकी वजह से वो लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो पिछली हिस्ट्री है, जो पास्ट हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग क्लेम होने के कितने चांसेस हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को करके प्रिजम्पशन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं और उसी के आधार पे वो प्रीमियम फिक्स करते हैं कि अगर कोई क्लेम होगा तो उससे कितना क्लेम हमको पेमेंट करना है, कितना एक्सपेंसेस आएगा और उसके सबके बाद जो है उनको थोड़ा प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि एक साइंटिफिक तरीके से काम करें और क्लेम पेमेंट किया जाए, साथ ही साथ कुछ रीजनेबल प्रॉफिट भी हो जाए। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। The very existence of the insurance system depends upon the possibility of occurrence of unforeseen events causing financial loss. यानी इंश्योरेंस सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है, जिससे ये एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है? वो है जो मतलब अप्रत्याशित घटनाएं। अगर ऐसा ना हो, यहाँ जो आग लगना, भूचाल आना, भूकंप, बाढ़, अगर ऐसी कोई संभावना ना हो तो इंश्योरेंस सिस्टम भी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही कह रहे हैं कि ये चूंकि जो अनफोर्सीन इवेंट्स हैं, अप्रत्याशित घटनाएं हैं, उनके घटित होने की संभावना रहती है, उसी पे पूरी तरीके से इंश्योरेंस सिस्टम ये डिपेंड करता है। विदाउट लॉसेस देयर कैन बी नो इंश्योरेंस बिजनेस। कह रहे अगर लॉस कुछ नहीं होता, कि अगर कोई भी घटना घटती है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ
तो फिर इंश्योरेंस की भी कोई जरूरत नहीं थी। सेटलमेंट ऑफ लॉसेस देयरफॉर इज द मोस्ट वाइटल लिंक बिटवीन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड द इंश्योरिंग पीपल। तो कह रहे जो नुकसान होता है उसका सेटलमेंट, उनका निपटान जो है, ये मेन जो है लिंक है जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उनके बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। तो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड दोनों के बीच में ये लिंक है कि लॉसेस का सेटलमेंट। प्रॉम्प्ट एंड फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स देयरफॉर इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी जल्दी और जितना प्रॉम्प्टली जो है, जितना निष्पक्ष होकर सेटलमेंट होगा, उतना जो है वो बेहतर होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रॉम्प्टिट्यूड इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इज ए मेजर ऑफ एन इंश्योरेंस परफॉर्मेंस which leads to improving his image in market। कह रहे जितनी जल्दी जो है क्लेम सेटलमेंट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी, उतने ही जो है इंश्योरेंस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट में अच्छी मानी जाएगी। डिले इन सेटलमेंट ऑफ लॉसेस इज द मेन सोर्स ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द इंश्योरिंग पीपल। जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, जो इंश्योरिंग पीपल है, जो इंश्योर्ड है, उनकी मेन शिकायत यही है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स पेमेंट करने में बहुत डिले करती है। सेटलमेंट ऑफ क्लेम हैज टू बी बेस्ड ऑन कंसीडरेशन ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी। जो भी से कंसीडरेशन होने चाहिए वो निष्पक्ष होने चाहिए, इस आधार पर निपटान किया जाना चाहिए। रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स डिसाइडेड ऑन मेयर टेक्निकलिटीज will result in the widespread criticism that insurers rely more on the fine print than on the spirit of the contract। कह रहे हैं कि अगर किसी बहुत ही बारीकी तकनीकी आधार पर अगर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, क्या भाई उसमें, तो उसका तो मतलब यही होता है ना कि इंश्योरेंस कंपनी कोई कमी ढूंढ रही है कि कोई तकनीकी या कोई कमी मिल जाए जिससे हमको क्लेम ना देना पड़े। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। इवन इफ द लॉस इज नॉट पेबल, इट इज नेसेसरी दैट द सेम शुड बी कम्युनिकेटेड टू द इंश्योर्ड गिविंग रीजंस व्हाई इट इज नॉट पेबल एंड इन ए कर्टियस एंड कन्विंसिंग मैनर। कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई लॉस ऐसा है जो इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो पेबल नहीं है, तभी जो है इंश्योर्ड को कारण बताया जाना चाहिए कि भाई जो क्लेम नहीं पे हो रहा है ये किस वजह से नहीं पे हो रहा है, क्या कारण है। और साथ ही साथ बहुत ही कर्टियस होके, मतलब बहुत ही इज्जत से और बहुत ही कन्विंस करते हुए इंश्योर्ड को बताया जाना जरूरी है। The prompt communication with proper reasoning will go a long way in strengthening the trust factors in ensuring public, as insurance is a business of long-term relationship। कह रहे हैं कि जितना prompt communication होगा कि आपने क्लेम आया, आपने क्लेम देखा भाई नहीं पेबल है, तो उसको कारण सहित जो है उसे आप इंश्योर्ड को बता दीजिए। तो अगर ऐसा होगा तो इससे जो इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच जो विश्वास है उसको काफी मजबूती मिलेगी और आगे चल के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन पाएगा। In addition to prompt and fair settlement of claims, it is necessary for the claims officials and staff to observe courteous, fair and patience in dealing with claimants। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्लेम्स के निष्पक्ष और जो है जल्दी शीघ्र सेटलमेंट के लिए जरूरी है कि जो क्लेम्स के ऑफिशियल्स हैं, जो क्लेम्स डील करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के जो स्टाफ हैं, उनको बहुत ही विनम्र रहना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए, साथ ही बहुत ही धैर्य से क्लेमेंट्स के साथ डील करना चाहिए। ड्यूरिंग क्लेम्स इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसेसिंग, differences of opinion between the insurers and the claimants are inevitable। कह रहे हैं जब क्लेम होता है तो उस समय, जिस समय क्लेम की जांच की जा रही होती है और जो प्रक्रिया होती है उसमें इंश्योरेंस कंपनी और जो क्लेमेंट है उनके बीच में जो डिफरेंस होना, उनके बीच में आपस में कोई बातचीत में कोई अंतर होना,
ये बहुत ही इनएविटेबल है, दैट मीन्स कि ये अपरिहार्य है, ऐसा होता है। क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने हिसाब से जांच करती है, जो इंश्योर्ड है वो सोचता है कि हमको परेशान किया जा रहा है, तो ये सारी बातें होती हैं जिससे उनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो आ जाते हैं, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल है। However, such differences have to be resolved with patience, tact and logic. कह रहे हैं कि ये जो आपस में जो डिफरेंस आता है इसको धैर्य से और टैक्ट से और लॉजिक से कि उसको समझाया जाए कि भाई इसमें ये कमी थी पॉलिसी में, या आपके यहाँ पे जो फैक्ट्री है उसमें कमी थी, तो इसको बहुत ही कायदे से उसे डील करना चाहिए। दिस आल्सो अप्लाइज टू सर्वेयर्स, लॉस असेसर्स who had to interact with the insured during survey and assessment of loss. कह रहे ये चीज जो है जैसे इंश्योरेंस ऑफिसर के लिए जरूरी है, ये साथ ही साथ जो सर्वेयर्स हैं या जो आकलन करने जाते हैं, जो नुकसान को का आकलन करने जाते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो बहुत ही धैर्य और बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही टैक्टफुली जो है वो क्लेमेंट को डील करें। From the insurance point of view, losses have to be settled within the legal framework of the insurance contract, taking into account its terms, conditions, its limitations and restrictions. कहें जहां तक इंश्योरेंस कंपनी के दृष्टिकोण का सवाल है, वहां पे ये बात सही है कि जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी नुकसान हुआ है, उसका जो भी सेटलमेंट किया जाएगा वो एक कानून के फ्रेम में रह के ही किया जाएगा, और उसके अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पॉलिसी में टर्म्स कंडीशंस हैं, जो उसकी लिमिटेशंस हैं या उसमें जो एक्सक्लूजन्स वगैरह हैं, उनको फॉलो करते हुए ही इंश्योरेंस कंपनी किसी क्लेम का सेटलमेंट करेगी। Whereas equity and fair play demand that losses have to be settled according to the spirit of the insurance contract rather than its latter yet technical and social obligations to the entire insuring public who do not suffer any loss but who nevertheless continue to pay premium. Demand that the losses have to be investigated thoroughly to detect possible fraudulent claims and the amounts of loss have to be determined on factual evidence to control inflated and exaggerated claims. तो यहाँ कह रहे हैं निष्पक्ष और ईमानदारी का ये तकाजा है कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जैसा दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए क्लेम को सेटलमेंट किया जाना चाहिए, ना कि जो टेक्निकल उसमें जो टेक्निकलिटीज है उसके शब्द में कहीं कुछ जरा सा कुछ कमी हो गया उसको उस हिसाब से किया जाए। क्योंकि इसमें ये जो है कि सोशल ऑब्लिगेशन भी है, जितने भी पूरी पब्लिक है जो इंश्योरेंस करवाती है उनके प्रति सामाजिक दायित्व भी है। क्यों? क्योंकि who do not suffer any loss but who nevertheless continue to pay। क्योंकि अगर जो है इसको किसी ने अगर धोखाधड़ी की है या कोई फ्रॉड करके कोई क्लेम किया है और उसको अगर इंश्योरेंस कंपनी जांच नहीं करेगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो उसको फ्रॉड द्वारा क्लेम मिल गया, लेकिन जो बाकी पब्लिक है जिसका क्लेम नहीं हुआ है, प्रीमियम उसने भी पेमेंट किया है, और अगर इसी तरीके से क्लेम होता रहा तो जैसा कि आप लोगों ने शेयरिंग ऑफ लॉस में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 100 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 2 को नुकसान होता है तो बाकी 100 लोग मिलके उसका पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कहने का वही मतलब है कि जिसने जो इंश्योरिंग पीपुल है, जो पब्लिक इंश्योरेंस करवा रही है लेकिन क्लेम उसने नहीं किया है, तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लेम फ्रॉडुलेंट क्लेम भी पेमेंट होते रहेंगे तो अल्टीमेटली प्रीमियम बढ़ेगा, और जो प्रीमियम बढ़ेगा तो वो लोग जो क्लेम नहीं किए हैं, जो फ्रॉड नहीं किया, उनके ऊपर भी उसका जो है बर्डन आएगा। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि जो क्लेम्स हैं उसमें जांच करना जरूरी है कि क्लेम में कोई फ्रॉड नहीं है या क्लेम को बहुत ही बढ़ा के नहीं दिया गया है या उसकी कोई फैक्ट है जिनको छिपाया गया है। क्योंकि ये एक सामाजिक दायित्व भी है। पूरे जो जितने भी इंश्योरिंग पब्लिक है
जितने लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं उनके सबके प्रति ये दायित्व है कि फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ना पे किए जाए। तो इसके लिए जरूरी होगा कि इंश्योरेंस कंपनी उसकी जांच करे और जांच करके अगर कोई चीज देखती है कि हाँ बहुत ही बढ़ा के क्लेम किया गया है तो वहां पे वो उसको रोक लगाए, उस पर प्रतिबंध लगाए। Therefore, successful administration of claims requires, in addition to personal qualities of fairness, patience, tact, diplomacy, and courtesy on the part of claims officers and staff, and administrative requirement of promptitude, a sound basis. तो कहने के सही है कि जो सक्सेसफुल तभी माना जाएगा कि जब जो भी स्टाफ है जो क्लेम से संबंध रखता है, जो क्लेम को डील करता है, चाहे वो ऑफिस में हो या सर्वेयर्स हो, कि बहुत ही निष्पक्ष होकर काम करें, साथ ही साथ जो है बहुत ही चालाकी से, टैक्ट से और बहुत ही डिप्लोमेटिक हो, कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए क्लेम्स को जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना भाई, इसके लिए जरूरी है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई जो क्लेम्स को जो डील कर रहा है अगर उसको पर्याप्त नॉलेज नहीं है, उसको किसी भी पॉलिसी या कोई ऐसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर वो क्लेमेंट को कैसे संतुष्ट करेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको जरूरत होती है किस किस चीज की। द जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज एप्लीकेबल टू फायर इंश्योरेंस, कि फायर इंश्योरेंस में कौन कौन से कानून लागू होते हैं, वो जनरल लॉ भी और साथ में जो पॉलिसी कंडीशंस वो भी, तो वो उनको पता होना चाहिए। कॉमन लॉ एज एप्लीकेबल टू फायर इंश्योरेंस, जो कॉमन लॉ है जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये सब सारी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। द टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग वारंटीज, जो पॉलिसी में द बेसिक फायर पॉलिसी, जो पॉलिसी के जो क्या क्या उसमें टर्म्स होते हैं, उसमें क्या कंडीशंस होती है, वारंटीज क्या क्या होती हैं, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ द एक्सटेंशन टू द फायर पॉलिसी में अगर कोई एड ऑन कवरेज लिया गया है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उस एड ऑन कवरेज में क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड हैं, क्या क्या चीजें उस एड ऑन में कवर किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है द स्पेशल पॉलिसीज विच मॉडिफाई द बेसिक पॉलिसी, अगर किसी क्लाइंट को स्पेशल पॉलिसी दी गई है तो उसमें जो बेसिक पॉलिसी है उसको मॉडिफाई किया गया होगा, क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। नेक्स्ट प्रोविजंस ऑफ वेरियस क्लॉजेस एंड इंडोर्समेंट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑन ऑप्शनल बेसिस, साथ ही साथ जो उसमें अगर कोई क्लॉजेज हैं या उसमें कोई इंडोर्समेंट किया गया है, पॉलिसी होने के बाद कोई उसमें कुछ चेंजेस हुए जिसके लिए इंडोर्समेंट करना पड़ा, तो सब सारी चीजें के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लॉस असेसमेंट प्रोसीजर relating to determining of cause of loss and quantum of loss, जो प्रोसीजर है, जो पूरी प्रक्रिया है लॉस असेसमेंट का, कि वो कैसे काज का पता करना कि क्या कारण था जिसकी वजह से नुकसान हुआ, उसके बाद में जो लॉस हुआ उसको क्वांटिफाई करना यानी उसकी वैल्यू निकालना, तो ये सारी चीजें उनको उसको आनी चाहिए। जो भी क्लेम डील कर रहा है उनको ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर तो हम लोग जनरल डिस्कस कर रहे थे, अब आता है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन, फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर्स एंड द इंश्योर्ड, मतलब जो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वेयर बाई द इंश्योरर्स हैविंग रिसीव्ड प्रीमियम अंडरटेक टू मेक गुड द फाइनेंशियल लॉस suffered by the insured as a result of damage or destruction of the insured property by fire or other specified perils। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने प्रीमियम रिसीव किया है वो ये वचन देती है कि इंश्योर्ड को अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है किसी आग लगने से या उसके अलावा जो जोखिम है उनके द्वारा अगर कोई इंश्योर्ड को नुकसान होता है, कोई क्षति पहुंचती है, तो उससे उस क्षति से जो फाइनेंशियल जो वित्तीय नुकसान होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी ड्यूरिंग ए स्टेटेड पीरियड सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ ए स्पेसिफाइड
अमाउंट, यानी कि जो भी पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है उस बीच में इंश्योरेंस कंपनी ये वचन देती है कि जो भी कंडीशन है पॉलिसी की, टर्म्स कंडीशंस है, उन टर्म्स कंडीशंस का पालन करते हुए जो भी पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है उसमें आग के द्वारा या जो भी विशेष पेरिल्स है जो उस पॉलिसी में कवर है उनके द्वारा अगर इंश्योर्ड को कोई नुकसान होता है, कोई क्षति पहुंचती है, तो उसकी जो भी वित्तीय हानि होगी वो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ये फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। फायर इंश्योरेंस एप्लीकेबल लॉज, कौन कौन से लॉज इसमें अप्लाई करते हैं? नंबर 1 आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। ये सभी इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें सभी में लागू होता है। नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा कॉमन लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा में क्या आता है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉमन इंटेंशन, लीगलिटी। और फिर कॉमन लॉ में क्या आता है? आउटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और इंडेमनिटी में आता है सबलोगेशन और कंट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है ये इनको कॉमन लॉ बोलते हैं। कॉमन लॉ क्यों बोलते हैं? कि ये जो पिछले सैकड़ों वर्ष से जो बीमा होता आ रहा है उसके फिर क्लेम हुए, क्लेम में फिर डिस्प्यूट हुआ, उस डिस्प्यूट से कोर्ट में केसेस चले और फिर कोर्ट में जजेस ने डिसाइड किया, तो उनका जो डिसीजन था वो एक तरीके से लॉ बनता चला गया, तो उसी को कॉमन लॉ बोलते हैं। ये जो आउटमोस्ट गुड फेथ है या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, ये सारी चीजें कॉमन लॉ में आती हैं। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसीडर, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है? कि इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफर दिया इंश्योरेंस का, या इंश्योर ने ऑफर दिया कि हमको भाई ये चीजें कवर करवानी है, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्टेंस दिया, उसके लिए कुछ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है? प्रीमियम जो है कंसीडरेशन है। और इंश्योर के लिए कंसीडरेशन क्या है? कि एट द टाइम ऑफ क्लेम हमको जो नुकसान होगा वो मिल जाएगा, तो दोनों के बीच में कंसीडरेशन है। फिर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कि दोनों की कैपेसिटी ये होता है कि वो दोनों लीगल होना चाहिए, एडल्ट हो, बड़े होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, इंटेंशन दोनों का कॉमन होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो लीगल हो। लीगल मीन्स कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि अगर कोई स्मगलिंग का सामान लेके आया है और वो इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो इलीगल है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्वरूप है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी आगे इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहते हैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या प्रोविजंस है? नंबर 1 आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। Fire insurance contracts are governed by the general law of contract as embodied in the Indian Contract Act. According to this general law of contract, a fire insurance contract must have the following essential ingredients in order to make it. वही नीचे जो दिए कि इन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो फॉलो करें, फायर इंश्योरेंस को उसको फॉलो करना है। तो उसमें जो नीचे दिए ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है ऑफर। ऑफर क्या है? एन ऑफर टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस यूजुअली कम्स फ्रॉम प्रपोजल। तो यहाँ पे जो भी आता है पहले ऑफर कहाँ से आता है? इंश्योरेंस कंपनी से। भाई वो सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड की जो भी प्रपोजल है वो पहले ऑफर करता है। फिर काउंटर ऑफर होता है। द इंश्योरर मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट or may offer to accept it subject to some certain terms। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको जब ऑफर मिला तो उसने उसको स्टडी किया और उसके बाद में वो या तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है कि हाँ भाई हम आपका रिस्क कवर करेंगे, या रिजेक्ट कर सकती है, या कोई उसमें कंडीशन लगा सकती है कि भाई हम प्रीमियम बढ़ाएंगे इसका, या इसमें एक कंडीशन लगाएंगे कि हम जो लॉसेज होगा उसमें से हम इतना लॉस नहीं कवर करेंगे, जो एक्सेस बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से उसको काउंटर ऑफर होता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट काउंटर ऑफर। तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा काउंटर
the offer made by using words spoken or written is known as an express offer. तो जो भी लिख के या मौखिक रूप से जो इंश्योरेंस कंपनी ने बताया, वो इंश्योर ने बताया, वो जो है ऑफर माना गया. Here communicating the intent of entering into contract of buying insurance cover is through informal way like over telecommunication etc. तो अगर फोन वगैरह पे करके इंश्योरेंस लिया गया है वो भी संभव हो सकता है. The offer which could be understood by a contract of parties or circumstances is also accepted. तो किसी भी जो भी ऑफर इंश्योर ने दिया उसको चाहे वर्बल दिया चाहे लिखित दिया, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको सही माना जाएगा. फिर आता है कवर नोट. इश्यू ऑफ ए कवर नोट कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द इंश्योरर. अगर उसमें जो ऑफर इंश्योर ने दिया इंश्योरेंस कंपनी को, वो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया, जिस भी टर्म्स कंडीशन पे एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसने कवर नोट इशू कर दिया. तो जो कवरेज इशू किया जाता है उसको कवर नोट मीन्स जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया, इसका इतना प्रीमियम आपने जमा किया, इसके अगेंस्ट में हम आपका ये रिस्क कवर करते हैं, उसको कवर नोट बोलते हैं. दिस डॉक्यूमेंट ऑल्दो नॉट स्टैम्प्ड प्रोवाइड्स प्रोविजनल कवर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड. तो ये जो डॉक्यूमेंट है कवर नोट, इस पे स्टैम्प समझ लेना, स्टैम्प होता है जिसमें गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू स्टैम्प है उसको इंश्योरेंस स्टैम्प बोलते हैं. जैसे रेवेन्यू स्टैम्प आप देखे होंगे लाल वाला जो है रेड कलर का, उसी तरीके से इंश्योरेंस स्टैम्प होता है. उस इंश्योरेंस स्टैम्प को पॉलिसी पे लगाना पड़ता है, तभी वो पॉलिसी वैलिड मानी जाती है. तो समझिए कि उसमें गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो पे किया जाता है थ्रू इंश्योरेंस स्टैम्प. तो स्टैम्प नहीं होता कवर नोट, लेकिन उसमें जो भी प्रोविजनल कवरेज है वो उसमें दिखा होता है और पीरियड लिखा होता है कि कितने से कितने पीरियड के लिए है. इट इनकॉर्पोरेट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी रेफरेंस. इसमें जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं वो भी मेंशन होते हैं कि भाई इसमें जो मेन टर्म्स कंडीशंस हैं वो मेंशन होते हैं. दस लॉस इफ एनी विल बी गवर्न बाय दीज टर्म्स एंड कंडीशन. तो उसमें ये कि भाई जो भी फाइल की पॉलिसी है उसके टर्म्स कंडीशंस के अनुसार ये बीमा किया गया है, उसमें रिस्क कवर है. तो अगर कोई क्लेम होता है तो वही जो पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस हैं उनको फॉलो किया जाता है. द कवर नोट इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय ए पॉलिसी. द पॉलिसी इज द एविडेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. कहें जो कवर नोट है चूंकि प्रोविजनल इशू किया जाता है, ये पहले की बात है जब कवर नोट इशू किया जाता था. अब तो सारी चीजें कंप्यूटराइज हो गई, इमीडिएट प्रीमियम जमा होता है और इमीडिएट पॉलिसी इशू हो जाता है. तो अब कवर नोट बहुत ही रेयर किसी रिमोट एरिया में जहाँ पे एजेंट हो या ब्रोकर्स होते हैं उनको कवर नोट के आपको तुरंत कवरेज देना है, वहां पे अब यूज होता होगा, अदरवाइज काफी यूज कम हो गया है. तो ये इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक समझिए रिसीट इशू होता था जिसको कवर नोट बोलते थे, कि जिसमें पूरा कवरेज का डिटेल रहता था कि प्रीमियम मिल गया, ये एक्सेप्टेंस होता था, साथ ही साथ जो पॉलिसी इशू की गई उस पॉलिसी का रेफरेंस रहता था. पॉलिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस माना जाता है, क्योंकि पॉलिसी पे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो स्टैम्प है, अरे इंश्योरेंस स्टैम्प, वो उस पर डिस्चार्ज किया जाता है. तो हो गया ऑफर, हो गया काउंटर ऑफर, हो गया. नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन. Payment of premium is the consideration from the insured, whereas the promise to indemnify the consideration from the insurers. तो दो हो गया, आपने ऑफर में देखा ऑफर, फिर काउंटर ऑफर. अब नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन. तो जो प्रीमियम पे किया जाता है वो कंसिडरेशन है इंश्योर्ड की तरफ से, कि भाई इंश्योर्ड कहता है कि भाई हम आपको इतना प्रीमियम दे रहे हैं. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, उसका कंसिडरेशन क्या है कि कोई भी अगर कोई लॉस होता है या जो वो वचन देती है, जो भी प्रॉमिस करती है वो इंडेमनीफाई करेगी, यानी कोई भी अगर नुकसान होता है तो उसकी छटपूट की जाएगी, उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा.